एर्दोगान का संबंध भी उस कौम से है जिनकी इस्लामी खिदमात को चाह कर भी नहीं भुलाया जा सकता। लाखों दिलों पर राज करने वाले गरीबों और बेसहारा लोगों के मसीहा कहलाए जाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति का संबंध भी उस कौम से है जिन्होंने इस्लाम की नश्र और इशाअत के लिए न रात को रात समझा और न दिन को दिन, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, यहाँ तक कि घर बार को भी इस दीन के लिए कुर्बान कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि इस्लाम के सफ़े हस्ती पर सोने की स्याही से लिखा हुआ नाम है तुर्क। तो चलिए आज हम उसी तुर्क कौम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम तुर्क कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तुर्क मध्य एशिया के एक खाना बदोश नस्ल का नाम है जो जातीय और सांस्कृतिक मामले में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इतिहास इस बात को मानता है कि सारे के सारे तुर्क लोग पहले मुसलमान हुए और उन्होंने इस्लाम का सरल रास्ता अपनाया, बहुत ही प्यार, मोहब्बत और भावुक तरीके से इस्लाम के साथ जुड़ गए। इसी तरह वो मोहम्मद साहिब के लाए हुए दीन का हिस्सा बने और मुस्लिम समाज का एक अभिन्न अंग कहलाए जाने लगे। इस्लाम के प्रचार प्रसार में और इस्लामी सभ्यता में तुर्कों की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे तुर्क के अब्बासी राज्य के साथ संबंध बढ़ने लगे, वैसे वैसे वो मुस्लिम शासकों पर अपना प्रभाव भी डालने लगे। अब्बासी खिलाफत उन पर बाकी मुसलमानों से ज्यादा विश्वास करने लगे, यहाँ तक कि 835 में खलीफा मुहतशिम ने एक ऐसी सेना तैयार की जिसमें केवल तुर्क लोग ही शामिल थे। तुर्क लोगों ने अपने विभिन्न परिवार बनाए जिन्होंने न केवल इस्लाम की सुरक्षा की बल्कि उसकी सीमाओं को भी बढ़ाया। ये सीमाएं विभिन्न क्षेत्रों की ओर बढ़ी, पूरब और पश्चिम की ओर फैली, जिनमें एक उपमहाद्वीप भी आता है जो अभी इंडिया पाकिस्तान का कुछ हिस्सा कहलाता है। तुर्क कौम का पहला हमला बादशाह सबुतगीन से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ, जबकि सबुतगीन की हुकूमत उत्तर और दक्षिणी भारतीय उपमहाद्वीप में 12वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी। इससे पहले 8वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफा ने सिंध पर हमला किया था, लेकिन वो उपमहाद्वीप की संस्कृति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ सके थे। सबुतगीन मुगल बादशाह में से आते हैं और मुगल दौर इतिहास के पन्नों में सबसे अमीर दौर गिना जाता है, जिसके इंटरनेशनल मार्केट में शेयर 33% से अधिक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल की संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग किया। अपनी भौगोलिक स्थान और उपजाऊ भूमि के साथ वो दुनिया की आर्थिक शक्ति बन गए, जिस पर सफेद चमड़ी वाले गोरे ललचाई हुई नजरें बनाए रखी थी। मुगल दौर को तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमजोर कर दिया और मुगल राजाओं की पहचान को वहां की बस्तियों में मलियामेट कर दिया गया और आखिरकार वो गोरे उपमहाद्वीप पर काबिज। उपमहाद्वीप में तुर्क कौम की सबसे बड़ी निशानी खुद उर्दू भाषा है। जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे। तुर्क लश्कर के नाम पर रखी गई है क्योंकि ये तुर्क लश्कर की भाषा थी। इस लश्कर में विभिन्न क्षेत्रों से मुसलमान जमा हुए थे, इसीलिए उन्हें भाषा में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तुर्कियों के प्रभाव के कारण तुर्क शब्द उर्दू या भाषा इस सेना में रिवाज पाना शुरू हो गया और देखते ही देखते उपमहाद्वीप के समाज की भाषा बन गया। उपमहाद्वीप की तुर्क राज पूरे तौर पर तुर्क साम्राज्य के अधीन नहीं है, लेकिन विभिन्न उपमहाद्वीप के विभिन्न शासकों के साथ तुर्क के लंबे समय तक संबंध अच्छे रहे। यहाँ तक कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान, जो कि दूसरे ऑटोमन एम्पायर थे, उनकी बेटी भी उपमहाद्वीप में बिहाई गई थी। इन सब बातों से यही अंदाजा लगाया जाता है कि तुर्क एक दिलेर कौम थी और दिलेर कौम है और इनके इस्लामी खिदमात को चाह कर भी नहीं भुलाया जा सकता। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। सलाम।